तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z पूरा का पूरा पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, A to Z सारे के सारे क्वेश्चन आज मेरे द्वारा बताए जाएंगे। आप सभी को एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हो, इसको पूर्णांक होगा आपका पेपर का 80 नंबर का और समय दिया जाएगा 3 घंटे का। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र का जो पेपर होता है ना, आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए एक ही होता है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाए, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो पेपर मैं बताऊँगा ना, इसी प्रकार का पूरा परीक्षाओं में आपसे पूछा जाने वाला है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है, इसका उत्तर आ जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा बढ़ती है। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, बढ़ती है, इसका राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा आ तथा बा दोनों साधन होते हैं। कोई फर्म संतुलन में होता है जब। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा आपका AMR बराबर MC। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, AMR बराबर MC। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो देखिएगा पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या लिख लेना आप सभी लोगों को, यहाँ से आप लोगों को देखना पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। तो इसका उत्तर आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र की है ये, किसका, समष्टि अर्थशास्त्र, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लिखा गया ना, एक देश के भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से आप लोगों को इसका उत्तर देख लेना है। छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो देखिएगा सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको क्या लिख लेना है, केन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है। यहाँ से आप सभी को इसका उत्तर नोट कर लेना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रोजगार सिद्धांत है ना, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढाल वाला होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से क्या लिख लेना है, बाएं से दाएं ढाल वाला होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, गिपिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गिपिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है, यहाँ से आपको लिख लेना धनात्मक होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि कहलाती है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपको लिख लेना सीमांत उपयोगिता। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, क्या लिखना, सीमांत। उसके बाद में उत्पादन कहलाता है, ये क्या कहलाता, सीमांत उत्पादन, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे क्वेश्चन को क्या लिखा गया। चौथे क्वेश्चन में पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता एक कैसी स्थिति होती है। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति होती है। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, साख गुणक बराबर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साख गुणक बराबर होगा 1/CRR और ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं, के नियम JB से ने दिया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, बाजार का नियम किसने दिया, JB से ने दिया था। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें और पूरा समझ लेंगे।
तो देखिएगा जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, सीमांत उपयोगिता। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत उपयोगिता की जोड़ी का मिलान किससे कर लेना आपको, यहाँ से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका गा नंबर से। उसके बाद दूसरा लिखा मांग के नियम। तो देखिएगा दूसरे में जो मांग का नियम लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना घा नंबर से। उसके बाद तीसरा साम्य कीमत। तो देखिएगा साम्य कीमत की जोड़ी का मिलान किससे कर लेना आपको, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका इससे। और वस्तु की मांग चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा किससे, उपभोक्ता द्वारा। और उसके बाद में घाटे का बजट पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा पाँचवें की जोड़ी का मिलान किससे कर लेना है, 4 नंबर से। घाटे का बजट, इसकी जोड़ी का मिलान होगा प्यारे विद्यार्थियों आपका पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका 4 से हो जाएगा। अनुमानित आय एवं व्यय बराबर, इसको कहते हैं संतुलित बजट। तो ऐसे आप सभी लोग इसका मिलान कर लें। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है, फिर स्थिर होती है और उसके बाद घटती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम है कुल उपयोगिता। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना कुल उपयोगिता इसका नाम होगा। तो यहाँ से लिख ले कुल उपयोगिता, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर देख ले, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन फलन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, गिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिख लेना है, गिसावट व्यय का एक अन्य नाम है हास मूल्य। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना हास मूल्य इसका अन्य नाम होगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से प्राप्त करने पर क्या प्राप्त होता है, भाग करने पर प्रति व्यक्ति आय। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, यह पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, इसका राइट आंसर आ जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर ये जो लिखा गया है छठा क्वेश्चन, एमसी बराबर एमपीएस का संबंध क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका संबंध होगा एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। यहाँ पर क्या लिखना है तुम्हें, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक शब्द सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो सत्य असत्य का जवाब आपको कैसे देना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सत्य होगा। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है। तो देखिएगा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका सत्य होगा। छठे क्वेश्चन को देखते हैं, वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है। तो देखिएगा ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोगों को इनको नोट कर लेना है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के आपके क्वेश्चन लिखे हैं, आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। बाकी ये आगे आपको क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं, तो आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस को देख लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन तो मैंने आपको पेपर पर ही दे दिया, मगर आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन बचे हैं, चलिएगा आप इन सभी का सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। आप सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दिया गया है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको याद कर लें अच्छे से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अवसर लागत किसे कहते हैं। तो अवसर लागत का पूरा आप लोग यहाँ से देख लेंगे और पूरा नोट कर लेंगे इसको कि अवसर लागत किसे कहते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर आपको ये बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो देखिएगा पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, इसको पूरा देख लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लेंगे आप सभी लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो उत्पादन फलन किसे कहते हैं, इसको पूरा लिख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अल्पकाल में एक फर्म की पूर्ति वक्र क्या होता है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये यहीं पर बताया गया है। आप सभी लोग यहाँ से देख लें इसको और याद कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो
तो यहाँ से आप सभी लोग इसको लिख लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लेंगे कि दीर्घकाल में एक पूर्ति वक्र क्या होता है। तो आप सभी लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है संतुलन मूल्य को समझाइए। तो संतुलन मूल्य क्या होता है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा याद भी कर लेंगे इसको। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है कीमत सीमा को समझाइए। कीमत सीमा किसे कहते हैं, आप सभी लोग यहाँ से इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है उत्पादन के प्रमुख कारकों में से किसी दो के प्रमुख को नाम बताइए और इनमें से प्रत्येक के परिश्रम को क्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको लिख लेंगे और इस प्रकार से लिख लें आप सब लोग। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय लेखा के अनुसार के प्रमुख उद्देश्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग राष्ट्रीय आय लेखा के प्रमुख उद्देश्यों के नाम को लिख लें। और उसके बाद में अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये अगला क्वेश्चन ये लिखा है 11वां, भारत में विनिमय का माध्यम किसे माना जाता है, विनिमय का माध्यम या मापक का कार्य किसे करता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा केंद्रीय बैंक को साख नियंत्रण करने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती है, किन्हीं दो कठिनाइयों को समझाइए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाया। आपके पास में अगर हो तो आप लोग कमेंट में कर बता दें हमें। तो ये वाला अगला क्वेश्चन लिखा है अतिरिक्त मांग और न्यून मांग में अंतर लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग अतिरिक्त मांग और न्यून मांग में अंतर को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति में अंतर लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको भी नोट कर लें। और अगला क्वेश्चन लिखा है परंपरावादी सिद्धांत और केंद्र के रोजगार सिद्धांत में आपको अंतर बताने थे कोई दो। तो यहाँ से आप सभी लोग इस अंतर को याद कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है देख सकते हो पूर्ण रोजगार संतुलन एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर आपको बताना था। तो इसको पूरा का पूरा लिख लें आप लोग और इसको याद भी कर लेंगे। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है संपूर्ण मांग क्या है। तो संपूर्ण मांग क्या है, किसे कहते हैं, इसको पूरा का पूरा याद कर ले आप लोग। अगला क्वेश्चन ये लिखा है देख सकते हो ये उपभोग फलन क्या है। तो उपभोग फलन किसे कहते हैं, क्या है, पूरा का पूरा याद कर लें यहाँ से। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है मितव्ययिता का विरोधाभास समझाइए। तो मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, इसको पूरा देख लें और याद कर लें इसको। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं बचत को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो प्रमुख घटकों को समझाइए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे कि बचत को प्रभावित करने वाले दो घटक कौन कौन से हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देखें बजट लाइन की धारणा को समझाइए। तो इसको भी पूरा याद कर लेंगे आप लोग यहाँ तक का। और उसके बाद में उपभोक्ता बजट की धारणा को समझाइए। तो इसको भी आप सभी लोग देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन मांग के नियम की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग मांग के नियम की विशेषताओं को नोट कर लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है तटस्थ वक्रों की विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा तटस्थ वक्रों की विशेषताएं क्या क्या है आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से और पूरा याद कर लेंगे यहाँ तक का। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है सर गिपिन का विरोधाभास समझाइए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को गिपिन के विरोधाभास को समझाना है। तो आप सब लोग देख लें यहाँ से। और उसके बाद में अगला इसके अथवा वाला क्वेश्चन पूछा है उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद क्या है। तो यहाँ से आप सभी लोग देख लें इसको और समझ लें कि उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया ये, तो इसके अथवा का उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा नोट कर लें आप सभी लोग। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 से लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे इसको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि बताना था पूरक वस्तुओं और स्थानापन्न वस्तुओं की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुओं में तुलना दे रखी है, आप सब लोग नोट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला 22वां क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में अथवा वाले क्वेश्चन का यहाँ से देख लें, ये 23वां क्वेश्चन लिखा है और ये इसका उत्तर पूरा का पूरा दिया गया है। तो ऐसे आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।